ये पौड़ी की क्यों दुर्दशा हुई? अरे अपनी मातृभूमि के लिए भी तो कुछ करो। 4 उत्तराखंड से निकले थे, 2 कुमाऊं से और 2 गढ़वाल से। यहाँ तो कुछ फैसिलिटी नहीं है ना, तो यहाँ क्यों रहेगा आदमी? जिसको भी पूछो कहो मैं पौड़ी का मुख्यमंत्री हूँ। पौड़ी पर्यटन जो है रुद्रप्रयाग से और यहाँ पौड़ी होते हुए श्रीनगर जाएगा। हुआ क्या? आप वक्तव्य देते जा रहे हैं, स्टेटमेंट देते, पत्रकार वार्ता करते जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? 4 जगह एक साथ बसाई थी। पौड़ी मुख्यालय था हमारा, हम 12 सिंह के लोग, हमारा एसडीएम यहाँ बैठता था, यहाँ आते थे, हमारा डीएम यहाँ बैठता था, यहाँ आते थे। क्या चहल पहल पौड़ी में रहती थी। सारे उत्तराखंड में इस समय बाघों और भालुओं का आतंक बना हुआ है। ये उत्तराखंड जब बना था उससे पहले उत्तराखंड का यूपी में बजट 400 करोड़ रुपए सालाना हुआ करता था। न पानी है, न बिजली की व्यवस्था, न चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था, न ठहरने की व्यवस्था है, न पार्किंग की व्यवस्था है। अरे यहाँ क्यों आएगा पर्यटक? बीड़ी सिगरेट भी गुरुजी औषधि से साथ साथ पी रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता हमारे गजेंद्र रौतेला जी, कार्यक्रम के संचालक, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस नगर के महान भाव पत्रकार बंधुओं, मुझे खुशी है कि हमारे राजेंद्र रावत जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस गोष्ठी में जो मुख्य भूमिका निभाई वो हमारे रौतेला जी रहे हैं। रौतेला जी और हमारी जो अंकिता जी हैं, उन्होंने जो यहाँ पर अपने जो विश्लेषण दिया, वक्तव्य दिया, जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उसमें मैं समझता हूं कि अंकिता जी ने तो पहाड़ों की बहुत ही निगेटिव छवि प्रस्तुत की है, जबकि हमारे गजेंद्र रौतेला जी ने एक पॉजिटिव छवि भी यहाँ पर प्रस्तुत की है। मैं अंकिता जी को बताना चाहता हूं कि मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पौड़ी में हुई है, गांव में हुई है। 8वीं तक मैंने गांव में पढ़ाई की और 12वीं को 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने जीआईसी श्रीनगर से किया है। गांव का परिपेक्ष और गांव का वातावरण, हमारी परंपराएं और मर्यादाएं इस तरह की हैं कि गांव में बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है। मैंने 12वीं तक अपनी माँ के साथ में, अपने पिताजी के साथ में गांव में हल लगाया, माँ के साथ में कुटनी पिसनी सब कुछ किया, खेती पाती की, जानवरों के साथ में गोबर उठाने का काम किया, दूध निकालने का काम किया। लेकिन पढ़ाई की जो इच्छा शक्ति होती है, आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो हर बच्चे में जीवित रहनी चाहिए। मैंने श्रीनगर में 63 में इंटरमीडिएट किया था। उस समय यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करते थे, पहाड़ में कहीं। तो पहाड़ के बच्चे या तो डीएवी कॉलेज में जाते थे देहरादून, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। मैं देहरादून में गया, वहां उच्च शिक्षा की, बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, सिविल सर्विस में बैठा और सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने के बाद मैं 3 जिलों में उत्तरकाशी, टिहरी और उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी के पद पर रहा। बाद में शासन स्तर पर पोस्टिंग होने के बाद शासन में भी काम किया
तो मैं ये कह रहा हूं कि जो निगेटिव छवि हमारी बहन प्रस्तुत की पहाड़ों के बारे में, उनको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो बच्चे सुविधाएं न होने के बावजूद भी, अब क्या सुविधाएं होती है प्राइमरी और हाई स्कूल में, हम देखते थे हमारे गुरुजी जब 7वीं 8वीं में पढ़ाते थे तो कृषि मास्टर होते थे, वो हमसे काम भी कराते थे कि क्यारियां बनाओ, ये काम करो, पानी लाओ, पेड़ लगाओ, पानी चारो, सब काम कराते थे हमसे बच्चों से। लेकिन ऐसे भी थे हमारे गांव के प्रधान अध्यापक, उस समय बोर्ड की परीक्षाएं हुआ करती थी, ऐसे भी थे गांव के हमारे रतनमणि काला जी हेड मास्टर थे, बुजुर्ग थे, लेकिन 4 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी, उसके बाद 7 बजे फिर स्कूल में आना था, अपनी रोटी लेके वहां रोटी खाते थे, स्कूली में सोते थे और 3 बजे रात तक बीच में लालटेन होती थी, बच्चे चारों तरफ बैठे हैं और हम पढ़ाई करते थे। छोटा प्रश्न, इतने कर्मठ और इस तरह के गुरु तब हुआ करते थे। अब तो मैं समझता तो ऐसे गुरु अब तो नहीं है। अब तो तब छात्र भी शिष्य भी गुरुजनों का बड़ा आदर और सम्मान करते थे, बड़े डरते थे गुरुजनों से। आजकल तो मैं समझता मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से देखो, गुरु शिष्य का कोई भी कोऑर्डिनेशन कोई इस तरह का नहीं है कि बीड़ी सिगरेट भी गुरुजी और शिष्य साथ साथ पी रहे हैं। और अब तो और अंधाधुंध हो गया, इतना पाप चढ़ गया कि रेप भी होने लगे गुरु और शिष्य। इस तरह का वातावरण और मानसिकता कैसे डेवलप हुई, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। तो खैर, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होने पर ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, काम भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और अपना नाम कमाते, अपने गांव का नाम भी ऊंचा करते हैं, अच्छा होता है। अब हमारे रौतेला साहब ने एक छवि डेवलपमेंट की भी प्रस्तुत की। हम देख रहे थे कि अच्छे अच्छे कार्य भी हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड जब बना था उससे पहले उत्तराखंड का यूपी में बजट 400 करोड़ रुपए सालाना हुआ करता था। आज उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। उत्तराखंड के में जब हम यूपी में थे तो सिविल सर्विस में कई साल तक लड़के नहीं आते थे, निकलते नहीं थे, और कभी कभी एक आ जाता था, कभी 2। मुझे याद है कि 1954 में हरगोविंद डबराल जी सिविल सर्विस में आए थे। उनके बाद 1958 में बसंत बल्लभ झंडेयाल जी इसमें आए थे। फिर 63 में बोखंडी जी आए थे। 64 में बहुगुणा जी आए थे। 68 में चंद्र सिंह जी आए थे। और 71 के कंपटीशन में हम 4 उत्तराखंड से निकले थे, 2 कुमाऊं से और 2 गढ़वाल से, उनमें एक मैं भी था। उस समय कहां आते थे बच्चे। अब आज देखिए, सिविल सर्विस में हमारे यहां जब उत्तराखंड अलग हो गया, वो सिविल सर्विस में पीसीएस में 12-20 लड़के निकल रहे हैं, डिप्टी एसपी में 20 लड़के निकल रहे हैं, और तमाम सर्विसेज में 100 से ऊपर लड़के ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं। तो उत्तराखंड बनने से जो टॉपिक भी है वर्तमान में उत्तराखंड और उसके सवाल, तो
ये भी एक जवाब है कि उत्तराखंड के बनने से हमारा कितना विकास हुआ, कितना सहूलियतें हुई। तमाम मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बने, डिग्री कॉलेजेस खुले, गांव गांव में डिग्री कॉलेज खुले, इंटरमीडिएट कॉलेज खुले। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि उनकी गुणवत्ता किस स्तर की है। ये बड़ा भारी प्रश्न है कि उनकी गुणवत्ता किस स्तर की है पढ़ाई की। आज पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? यहां से गांव खाली हो गए। क्यों खाली हो रहे हैं? कोई बेसिक मुद्दे पर आना चाहिए। पलायन आयोग बनाया गया, लेकिन पलायन आयोग के सामने भी बेसिक मुद्दे होने चाहिए कि पलायन क्यों हो रहा है। अरे यहां एजुकेशन की गुणवत्ता वाली स्थिति नहीं है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहिए, चाहता है। अच्छी एजुकेशन कहाँ है? या तो देहरादून में है, दिल्लीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है। तो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी तो बच्चा ऑल इंडिया सर्विसेज में निकलेगा, मेडिकल सर्विसेज में निकल गया, इंजीनियरिंग IIT IIM में निकलेगा। गुणवत्ता की होनी चाहिए। आप गुणवत्ता की एजुकेशन लेने के लिए JNU में गई, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU में गुणवत्ता की एजुकेशन मिलती है। तो हमारे गढ़वाल में कहा, उत्तराखंड में कहा है ऐसी गुणवत्ता की? एक ले दे के इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की में खुला, एक पंतनगर में खुला हुआ है। दो के अलावा गुणवत्ता वाली एजुकेशन यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है। आपके पास क्या है? हेल्थ में क्या है? चिकित्सा स्वास्थ्य लेके आपके गढ़वाल में क्या है? कुछ भी नहीं है। परसों हमारा ये कैप्टन मित्र थे, कैप्टन नेगी, उनकी अचानक वहां कोर्ट में थे, वो खेल में अचानक बेहोश हो गए। उनको मैंने फोन किया, उनके तो भाई साहब ने उठाया। मैंने कहा नेगी जी कहाँ हैं? उनसे बात करनी है कैप्टन साहब से। तो कहने लगे हैं वो तो बेहोश हो गए, उनको एम्बुलेंस में हम पौड़ी ला रहे हैं। मैं पौड़ी में गया इमरजेंसी में उनको देखने के लिए। डॉक्टर ने एकदम से लीव करते हुए, डिस्चार्ज करते हुए उनको कहा कि आप हायर सेंटर में जाओ। मैंने कहा तुरंत इनको वहां ले जाओ, देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओगे। यहाँ तो कुछ फैसिलिटी नहीं है ना, तो यहाँ क्यों रहेगा आदमी? अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका मैंने आज फोन किया, पता चला वहां मैक्स में देहरादून गए, वो स्टंट पड़ा और वो ठीक ठाक होके डिस्चार्ज होके रुड़की अपने बेटे के पास है। मैंने कहा भाई अभी सर्दियों में यहां मत आना, वहीं रहना 1-2 महीने। तो सर्दियों में डॉक्टर मना करते हैं कि स्टंट और हार्ट वालों को ठंड में नहीं रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था के ये हाल है। अभी पर्यटन पर आपने बहुत कुछ कहा। पर्यटन पौड़ी में आप ये देखा, अंग्रेजों ने 4 जगह एक साथ बसाई थी, शिमला, नैनीताल, पौड़ी और मसूरी। एक साथ ये 4 कस्बे बसाए गए थे। शिमला, मसूरी, नैनीताल कहां के कहां पर्यटन में पहुंच गए हैं। सीजन में वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये पौड़ी की क्यों दुर्दशा हुई? पौड़ी ने 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। हुआ क्या? जिसको भी पूछो कहो मैं पौड़ी का मुख्यमंत्री हूं, पौड़ी से हो। जिसको पूछो मैं पौड़ी से हूं, मुख्यमंत्री हूं। अरे तो आप मुख्यमंत्री है, अरे आपका कुछ रोल नहीं है अपनी मातृभूमि की सेवा करने का? सारे कमिश्नरी दफ्तर वहां चले गए, मंडलीय कार्यालय बाहर चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे जो रौनक पहले हमने बचपन में देखी है यहाँ पौड़ी की, हम तो आते रहते थे। पौड़ी मुख्यालय था हमारा, हम 12 सिंह के लोग, हमारा SDM यहाँ बैठता था, यहाँ आते थे। हमारा DM यहाँ बैठता था, यहाँ आते थे। क्या चहल पहल पौड़ी में रहती थी, हमने वो समय देखा हुआ है। आज वीरान पड़ा हुआ है, कोई आदमी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। वो पलायन आयोग का जो नेगी जी थे वो भी यहाँ से पलायन करके देहरादून चल गए, अपने मकान को बेच।
तो भाई ये स्थिति यहाँ की है, न पानी है, न बिजली की व्यवस्था, न चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था, न ठहरने की व्यवस्था है, न पार्किंग की व्यवस्था है। अरे यहाँ क्यों आएगा पर्यटक? ना मंत्रियों ने, जो हमारे सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, अरे उन्होंने भी कोशिश नहीं की। कई बार स्टेटमेंट, अरे स्टेटमेंट देने से क्या होता है? कार्य में उसको कार्य रूप में परिणित करो ना। कई बार उन्होंने कहा पर्यटन जो है रुद्रप्रयाग से और यहाँ पौड़ी होते हुए श्रीनगर जाएगा। हुआ क्या? आप वक्तव्य देते जा रहे हैं, स्टेटमेंट देते, पत्रकार वार्ता करते जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पौड़ी का पौड़ी, वहीं का वहीं, अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। तो पर्यटन कहां से बढ़ेगा? इस पौड़ी का भाग्य कैसे सुधरेगा? तो ये बहुत से मुद्दे हैं रौतेला जी, सोचने के लिए कि क्या हमें क्या कमियां रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है विकास यहाँ का। शिक्षा अच्छी नहीं है, चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं घीड़ी गया, गगड़सियों का इलाका है ये, कंडोलिया के पीछे गगड़सियों के इलाके में आखिरी गांव में गया मैं, घीड़ी। यार घीड़ी गांव के रहने वाले हैं अजीत डोभाल जी, इस समय नंबर 2-3 पोजीशन के आदमी है देश में। और मैं गया वहां, वो कहने लगे लोग वहां के, साफ पानी नहीं आ रहा, साफ पानी के लिए तरस रहे। डांडा नागर जाता सारा इलाका हमारा पानी के लिए तरस रहा है। हमें गर्व है कि हमारे अजीत डोभाल जी देश में इस समय इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे अपनी मातृभूमि के लिए भी तो कुछ करो। क्या वो एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते यहाँ के लिए कि सारे पेयजल, पहाड़ों में पेयजल की व्यवस्था हो सके? क्या वो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के लिए अडानी और अंबानी को कहते 2-4 फैक्ट्री नहीं खोल सकते पहाड़ों में? हमारे बच्चों को रोजगार की सुविधा मिले, रोजगार मिले। लेकिन नहीं, किसी को सोच ही नहीं, इस पहाड़ के विकास करने की कोई सोच ही नहीं किसी में। और दूसरी ओर देखो, बागों का कुनवा बढ़ाओ, बागों का कुनवा बढ़ाते जाओ और सारे पहाड़ में छोड़ो, और सारी तराई के बाग पहाड़ में आ रहे, और पहाड़ के लोग मारे जा रहे हैं। अब क्या पहाड़ के लोग कहाँ जाएंगे जी? पलायन तो करेंगे पहाड़ के लोग। अपनी जान बचानी है तो भागेंगे यहाँ से। अब भागेंगे तो पहाड़ खाली नहीं हो जाएंगे। अब पहाड़ खाली होंगे तो किसको मिलेंगे? मोदी जी चाहेंगे तो अडानी जी को दे दे। जाओ जी तुम वहां टूरिज्म खोलो, वहां सेंचुरी बनाओ। अरे श्रीमान जी, मैं तो आपको एक सोची समझी चाल है ये भी कि यहाँ बाघ फैलाओ। अब यहाँ पिंजरे से पकड़ के ले जाते हैं और वो पावों में छोड़ देते हैं, पावों का बाघ पकड़ के और पौड़ी छोड़ देते हैं, रामनगर के बाघ पकड़ के यहाँ छोड़ देते हैं। और सारे पहाड़ों में आप ये देखो, मैं ये केवल पौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे उत्तराखंड में इस समय बाघों और भालुओं का आतंक बना हुआ है। लोग 5 बजे अपने घरों में दुबक जाते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब ऑनलाइन जी बच्चों की पढ़ा बता, अरे जो स्कूल में पढ़ना है बच्चों ने, वो ऑनलाइन से क्या मतलब है? बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजेंद्र रावत जी हमारे जो पत्रकार के क्षेत्र में और संस्कृति वगैरह में बड़ा काम किया उन्होंने, और खास हमारे उमेश डोभाल जी के लिए बड़ा उन्होंने आंदोलन छेड़ा। मैं इन दोनों महान व्यक्तियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपने विचार व्यक्त करे, बहुत बहुत धन्यवाद।